दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ जहां हाहाकार मचा है, वहीं ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तू तू मैं भी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। सर, अभी बयान आया है मनोहर लाल खट्टर जी का, जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर बयान दिया है, क्या इस पर रिएक्शन? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की समझ थोड़ी सी कम रख पा रहे हैं। वो लोगों की जान नहीं बचाना चाहते, वैक्सीन बचाना चाहते हैं। वैक्सीन बचाने के चक्कर में हरियाणा गोवा के बाद में देश में पहला राज्य बन गया सबसे ज़्यादा वैक्सीन खराब करने वालों में। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मैं नहीं कर रहा। खट्टर साहब कहते हैं कि 50,000 वैक्सीन लगाना, अगर पीछे से 50,000 मिल रही है तो बहुत है, 2 लाख हम भी लगा सकते हैं, फिर खाली बैठ जाएंगे। 50,000 वैक्सीन से खट्टर साहब ये भूल गए कि हरियाणा की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 50,000 वैक्सीन आप प्रतिदिन लगाएंगे तो लगभग 2 साल में आप वैक्सीन पूरे हरियाणा को लगा पाएंगे। और नतीजा क्या होगा? तीसरी वेव आने के लिए तैयार खड़ी है। हरियाणा के गांव गांव में कोरोना पहुंच चुका है, ना आपने वहां पे टेस्टिंग की, ना वैक्सीनेशन लगाया। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कोरोना के अंदर बेहतर मैनेजमेंट किया, आज सारे देश से जो संक्रमण रेट है लगभग 1/3 है दिल्ली के अंदर। 1% के करीब संक्रमण दर है। हरियाणा में 3% से ऊपर है, 3.5% है। हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी वैक्सीन की परवाह नहीं कर रहे, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर मांगा है। केंद्र सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना के रखा कि दिल्ली के लोगों की सेहत को ठीक रखना है, वैक्सीन दिलाइए ताकि कोरोना से बचाया जा सके। अरविंद जी पहले कह चुके थे कि आप विदेशों के अंदर वैक्सीन भेज के वाहवाही न कमाएं। वाहवाही है हम अपने देश के लोगों की जान बचाएं, उसके अंदर वाहवाही है। हम सारे मुल्कों को वैक्सीन दें और हिंदुस्तान के लोग बिना वैक्सीन के मरते रहे, ये कोई सिस्टम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले देश के लिए सोचना पड़ेगा, और राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे पहले राज्य के लिए सोचना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बेहतर मेडिकल मैनेजमेंट किया। सबसे ज़्यादा बजट दिल्ली का हेल्थ के ऊपर है, लगभग 13.5% बजट दिल्ली में हेल्थ पे लगाया जाता है। हरियाणा के अंदर जान बचाने के लिए लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिलता, दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। आज जो बयान मनोहर लाल खट्टर साहब का आया कि 50,000 वैक्सीन प्रतिदिन बहुत हैं, मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर ऐसा बयान, नासमझी का बयान कोई नहीं देगा जैसा खट्टर साहब ने दिया है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो एक तरह से कहा जाए हाहाकार मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि जितनी वैक्सीनेशन हमें चाहिए उतनी सरकार द्वारा केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। इस पर सर क्या रहेगा? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमने कोर्ट के अंदर भी कहा, ऑक्सीजन के मामले में भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरने लगे। इससे पहले, बहुत पहले अरविंद जी ने कहा था कि सारा देश का ऑक्सीजन मैनेजमेंट मिलिट्री के हाथों में देना चाहिए। देश के अंदर ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी होगी, और वो सामने आई। होम आइसोलेशन का मॉडल सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, और फिर सारी दुनिया ने उसको लागू किया। प्लाज्मा बैंक का मॉडल सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, और सारी दुनिया ने उसको फॉलो किया। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर कोरोना का मैनेजमेंट अरविंद जी के नेतृत्व के अंदर हुआ, वैसा मैनेजमेंट पूरे देश के अंदर होना चाहिए ताकि देश के लोग सुरक्षित रह सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे, वैक्सीन की परवाह कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं ताकि लोगों की जान को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे माहौल के अंदर मैं समझता हूं कि खट्टर साहब को विचार करके बोलना चाहिए। अगर उनको दिक्कत है, किसी किस्म से समझ नहीं है, तो अरविंद जी की नकल मार लें। पड़ोसी राज्य है, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है, आसानी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार बेहतर एजुकेशन का मॉडल दिल्ली के अंदर आया, किस प्रकार बेहतर हेल्थ का मॉडल दिल्ली के अंदर आया, किस प्रकार करप्शन फ्री प्रशासन का मॉडल दिया, किस प्रकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की बात की, किस प्रकार कोरोना में किसी को भूखे नहीं सोने दिया। अनेकों ऐसे मॉडल हैं दिल्ली के जिसको सारी दुनिया अपनाना चाहती है, और हरियाणा को भी अपनाने चाहिए। लेकिन
सर वैक्सीन को लेकर ये तो बात सच ही है कि केंद्र सरकार से बार बार दरख्वास्त की गई, लेटर्स लिखे गए प्राइम मिनिस्टर को, और ये कहा गया कि दिल्ली में 2 करोड़ जो पॉपुलेशन है, अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो ऐसे में उनकी जान जो है खतरे में, और तब जब थर्ड वेव आ रही है बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से बार बार प्रयास भी किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से कोई सुटेबल जवाब नहीं। और अब तो ये कहा गया है कि जो युवाओं की वैक्सीन है वो तो खत्म हो गई दिल्ली में। देखिए, वैक्सीन की बड़ी भारी कमी है। इसका सोल्यूशन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो 2 वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बन रही हैं, जितनी भी योग्य कंपनियां जो वैक्सीन को बना सकती हैं, हम उनसे वो वैक्सीन बनाने का अधिकार उन दोनों कंपनी से उनको भी दिलवाएं। उन कंपनी को रॉयल्टी मिले, और ताकि देश के अंदर वैक्सीन बने और देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन मिले। ग्लोबल टेंडर की बात में अरविंद जी ने कहा था कि हर राज्य अलग अलग टेंडर करेगा, इसके बजाय केंद्र को टेंडर करना चाहिए और केंद्र प्रिकोर करके सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार वैक्सीन दे। परंतु केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो दिल्ली सरकार ने अपना ग्लोबल टेंडर 1 करोड़ वैक्सीन का निकाला है। वैक्सीन की लगातार कमी रही है, वैक्सीन की कमी की वजह से कुछ सेंटर बंद भी करने पड़े हैं, परंतु फिर भी दिल्ली सरकार सजग है और लगातार वैक्सीन की तलाश जारी है और लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी है। सर ऐसा कोई आम आदमी पार्टी ने कोई एक तरह से कहा जाए टाइम फ्रेम सेट किया है कि दिल्ली में 4 महीने के अंदर सबको वैक्सीन लगा दी जाएगी या 5 महीने में लगा दी जाएगी? हम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निर्भर है कि अगर वो देगी तो हम लगाएंगे। तो ऐसे में सर वैक्सीन नहीं लग पाएगी लोगों को, तो सोल्यूशन क्या है सर? देखिए, सारा देश, हर राज्य अभी तक तो केंद्र सरकार पर निर्भर है। अभी तक एक भी राज्य बाहर से एक वैक्सीन नहीं ले पाया है। सरकार अगर भारत की है तो उसको वेटेज मिलती, अगर राज्य सरकार टेंडर करेंगे वेटेज कम मिलेगी। परंतु फिर भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब इस तरह ध्यान नहीं दिया, तो अरविंद जी ने जो 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर निकाला, मैं समझता हूँ इससे दिल्ली वासियों को बहुत राहत मिलेगी। 1 करोड़ एडिशनल वैक्सीन जब दिल्ली वासियों को मिलेगी तो समूची दिल्ली को वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन सर समस्या इसमें ये आ रही है, वो तो अच्छा काम किया अरविंद केजरीवाल ने, टेंडर निकाला, लेकिन जब कंपनीज का साफ साफ कहना है, बीच में लेटर भी लिखे गए कई कंपनीज को, लेकिन कंपनी कहती है कि आप वाया केंद्र सरकार चलिए, क्योंकि हमारी जो डीलिंग चल रही है वो केंद्र सरकार से है। हम तो लगातार पहले ही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अरविंद जी का सबसे पहला बयान यही था कि केंद्र सरकार वैक्सीन प्रिकोर करे और राज्यों को दे, परंतु जब केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है तो इंटरनेशनली जहाँ से भी वैक्सीन मिलेगी अरविंद जी उसको प्रिकोर करेंगे और लोगों को देंगे। तो सर ऐसी कोई दिल्ली वासियों के लिए, जैसे मैंने पहले भी पूछा, टाइम फ्रेम है कि 1 साल के अंदर लग जाएगी? क्योंकि पहले तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 3 महीने के अंदर अगर हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन दे देती है केंद्र सरकार तो हम पूरी दिल्ली को 3 महीने के अंदर लगा देंगे। आज भी हमारा यही कहना है, अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो 3 महीने में सारे दिल्ली के निवासियों को वैक्सीनेट कर देंगे और प्रॉपर वैक्सीन हो जाएगी। परंतु हमारी कोशिश है कि जब तक नहीं मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मिले उसको हम प्रिकोर करें और प्रतिदिन के हिसाब से उसको संख्या बढ़ती जाए, ताकि दिल्ली के लोग थर्ड वेव के डर में ना रहें और आज भी कोरोना से सुरक्षित रहें। सर कल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बाकायदा ट्वीट किया गया जिसमें ये दिखाया गया कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का इस पर स्टैंड था कि जहां फ्री लगानी चाहिए दिल्ली सरकार लगाने को तैयार है, वहां केंद्र सरकार की कोई साठगांठ है प्राइवेट हॉस्पिटल से। देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि ये वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए। कोरोना की महामारी, लोगों के रोजगार छूट गए, 20 करोड़ से ऊपर बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, लोगों के व्यापार तबाह हो चुके हैं, किसान धरने पे लगातार बैठे हुए हैं, किसान अपनी खेती छोड़ के बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा राजधर्म भी बनता है कि हम लोगों की सहायता करें, उनको फ्री वैक्सीनेशन करें ताकि कोरोना से बच सके। परंतु फिर भी जगह जगह देखने में आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और यहाँ तक कि होटल्स के अंदर भी पैकेज दिए गए थे कि वैक्सीन आप आइए, ठहरिए और वैक्सीन लगवाइए। हालांकि जब हमने इसको ट्वीट किया और इसको प्रेस के अंदर माध्यम से दिया तो उसमें होटल्स पे कुछ लगाम भी लगी है। परंतु देश का आदमी, व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, सबकी जान बराबर है और सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। सर ये सोच अच्छी है आम आदमी पार्टी की, वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इस कंडीशन में केंद्र सरकार नहीं देती है वैक्सीन या लिमिटेड देती है वैक्सीन, तो सर क्या कब तक पूरा हो पाएगा? क्या वाकई कोई सोल्यूशन नज़र आ रहा है या फिर ऑक्सीजन की तरह? क्योंकि जब कोरोना फैला अप्रैल में बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन की क्राइसिस के लिए केंद्र सरकार से बार बार कहा गया, लेकिन एट द एंड कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि अब
जब वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा केंद्र सरकार से या कम मिल पाएगा, तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी? दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार जो भी बनेगा वो करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार के हाथ जोड़ने पड़े, केंद्र सरकार को दोबारा बार बार पत्र लिखने पड़े, बार बार याद कराना पड़े, कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में जाना पड़े, परंतु दिल्ली को महफूज रखना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें लगातार हमारा प्रयत्न जारी है। सर, कोरोना की मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि अप्रैल में हम सभी को पता है सर, बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी जब ऑक्सीजन की किल्लत थी। अ, एक सवाल ये उठा कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, फ्री में बिजली देती है, पानी देती है, लेकिन ऑक्सीजन के मामले में जब जो सबसे नेसेसिटी चीज़ थी वो नहीं दे पाई, क्योंकि उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की हमें परमिशन भी नहीं है, अन्यथा हम पहले लगा चुके होते। दिल्ली में लैंड यूज डीडीए के अंडर है और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है किसी भी कैटेगरी में दिल्ली में लगना परमिशेबल नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर जब ऑक्सीजन का संकट पूरे देश में आता दिखा था, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया था कि थोड़े दिन के लिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट आप मिलिट्री को दें, ताकि उचित मात्रा में सबको जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल सके, परंतु केंद्र सरकार ने उस बात को नहीं माना। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे को डायरेक्ट टेलीकास्ट भी किया था, परंतु उस समय बीजेपी ने कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अगली मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री जी ने उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया, उस समय प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं था। परंतु मैं कहता हूं कि ये देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई को सारे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों में इस लड़ाई को ना बांटें। हालांकि दिल्ली के अंदर बेहतर मैनेजमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सब जगह तारीफ हुई, परंतु जिस प्रकार से पहले ऑक्सीजन की कमी, फिर मेडिसिन की कमी, फिर ये आपका वैक्सीन की कमी, ऐसे जो चीज़ें सामने चल रही हैं, तो केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है और इसके अंदर सुधार करने की बड़ा भारी ज़रूरत है। लेकिन सर, आपकी बात तो सही है, सुधार की तो ज़रूरत है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं होगा तो फिर दिल्ली सरकार को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा, केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है कि यहाँ बन नहीं सकता ऑक्सीजन प्लांट, तो सर क्या कोर्ट के इस ऑर्डर को रिव्यू के लिए आप लोग जाएंगे ऊपर, क्योंकि एट द एंड लोगों की जान बचाना जरूरी है या पोल्यूशन फैले, इस बात का ध्यान रखना जरूरी मास्टर प्लान में अगर प्रोविजन रेडी नहीं करती है तो हो सकता है हमें कोर्ट के अंदर भी जाना पड़े, परंतु दिल्ली सरकार ने अब छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल वाले लगाने शुरू किए हैं और मैं समझता हूँ उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। कहीं सर दिल्ली सरकार ऐसा तो नहीं सोच रही कि अब ये ऐसा क्राइसिस आएगा नहीं है, तो एक बार आया तो इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई? क्राइसिस एक बार ही आ जाए तो बहुत बड़ी महामारी होती है। आदमी की जिंदगी की कीमत सारे संसाधनों से ऊपर होती है, तो ऐसे के अंदर दिल्ली सरकार इसके अंदर कोई लापरवाही नहीं बरत रही। दिल्ली सरकार लगातार इस पर विचार कर रही है और दिल्ली सरकार के जो एफर्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसको इंडिविजुअल प्लांट मिले और वो ऑक्सीजन खुद वहाँ पे जनरेट करे, ताकि बहुत ज़्यादा निर्भर अन्य राज्यों पे ना रहना पड़े। सर, अन्य राज्यों की अगर बात करूँ, खासकर हरियाणा की, तो हरियाणा ने बड़ा उस समय संकट का जब दौर था तो ऑक्सीजन के टैंक्स नहीं भेजे और ये आरोप लगे, मुख्यमंत्री ने भी लगाया, डिप्टी सीएम ने भी लगाया, इस पर क्या स्टैंड है? हरियाणा में मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल वीज जी का उस समय स्टैंड बहुत गलत था। मनोहर लाल खट्टर जी का स्टैंड भी उसके अंदर प्रॉपर नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा के लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद दिल्ली भेजी जाएगी, परंतु ऑक्सीजन का कोटा तो केंद्र सरकार ने पहले से निर्धारित कर रखा है, तो अपने कोटे से अलावा दिल्ली उससे ज़्यादा हरियाणा से कुछ नहीं मांग रही थी। बाकी केंद्र सरकार से मांगा गया था कि हमारी जी इतने टन की रिक्वायरमेंट है और इतने टन आप ऑक्सीजन दें, परंतु हरियाणा सरकार ने जो हमारा कोटा सालों से चला रहा था उसको भी रोका, उसको भी डाइवर्ट किया और उस समय के अंदर दिक्कतें पैदा की। तो इसमें ये स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए जैसे आपने बताया छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, क्या जैसे आपने बताया कोर्ट का रुख भी अख्तियार करेंगे, कोई और सोल्यूशन इसमें नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, हमने तो क्योंकि सबसे हम चाहते हैं सर, आप भी चाहते हैं, कोई हर कोई ये चाहता है कि किसी की जान ना जाए, कम से कम ऑक्सीजन की। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा कि क्रेडिट कोई भी ले ले, हमें तो लोगों की जान बचाने से मतलब है, उसकी जान बचनी चाहिए, उनके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए कोरोना की मेडिसिन्स, उसके लिए कोरोना के बेड्स, ये सारे इंतजामात जो दिल्ली सरकार के हाथ में दिल्ली सरकार कर रही है, जो भारत सरकार के हाथ में है,
मैं कहूँगा चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मुद्दा हो, चाहे वो मेडिसिन का मुद्दा हो, भारत सरकार उसको गंभीरता से ले और दिल्ली के लोगों को महफूज रखे और ये सारी बातें पूरी कराए। सर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है राजधानी में, और ऐसे में आज हमने देखा कई जगह पर जाम की स्थिति भी रही। तो सर खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम हो गया है, दिल्ली का कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन उसके बावजूद खोला नहीं गया इस बार, शायद इसलिए कि अ, थोड़ा और इस पर प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है अभी। तो ऐसे में कई जगह से जाम की स्थिति पैदा हुई, तो सर इसको कैसे देखें? दिल्ली सरकार इस पे पूरी नज़र रखी हुई है। दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और जो इंडस्ट्री है जहाँ पे मजदूर काम करता है, जो हर रोज़ के दाढ़ी कमा के खाता है, उन लोगों का ध्यान रखा जाए और उससे संबंधित दुकानों को खोलने के लिए भी दिल्ली सरकार ने कमेटी के अंदर रखा था। परंतु डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो एलजी की अध्यक्षता के अंदर है, वहाँ से उसकी परमिशन नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि फिर भी जितना दिल्ली खुला है तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, उससे गरीब आदमी को बहुत राहत मिलेगी और कोरोना फैलने के अंदर भी पूरी रुकावट आएगी। सर हमने सबने देखा कि जब दिल्ली में लॉकडाउन हुआ तो उस समय प्रवासी जो थे वो रुके नहीं, उन्होंने वो चले गए, और उनको शायद ये अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है। अब खोला गया है और उन लोगों की आप अपील करते हैं कि वो लोग वापस आए, काम जो देखिए, दिल्ली के अंदर जैसे लोग गए थे तो सबसे पहले वापस भी दिल्ली के अंदर आए थे। दिल्ली में 10 लाख लोगों का हर रोज़ पका हुआ खाना खिलाया गया था उस समय। दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को दो महीने का राशन दिया गया था। अब भी दिल्ली सरकार राशन दे रही है। दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस सारे हिंदुस्तान से ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में कोरोना ख़त्म होगा और वो पुराने दिन पुरानी बहारें वापस लौटेंगे और दिल्ली के लोग अमन चैन के साथ रहेंगे। सर अनलॉक की जैसे आपने बताई प्रक्रिया भी शुरू हो गई, और ऐसे में दिल्ली सरकार अलर्ट की है। सर थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा, अप्रैल के महीने में आपको लगा सर सिस्टम फेल हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार का रहा हो चाहे दिल्ली सरकार का? क्योंकि उस वक्त आपके भी और मेरे भी कई ऐसे लोगों की डेथ हुई और वजह रही ऑक्सीजन नहीं मिलना। चाहे मैं बत्रा हॉस्पिटल की बात करूं, चाहे जेपी गोल्डन हॉस्पिटल की बात करूं, जहां पर 20 से ऊपर यानी दिल्ली में 40-45 लोग तो सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। देखो, यही एक कारण था कि अरविंद जी ने ऑक्सीजन की कमी आने से बहुत पहले केंद्र सरकार की मीटिंग के अंदर सचेत किया था कि आप मिलिट्री के हवाले करें, इसकी कालाबाजारी ना हो। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट का अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद ही हमें ऑक्सीजन उपयुक्त मात्रा में मिल पाई। अन्यथा ऑक्सीजन का बहुत बुरा हाल था, जो केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है और सप्लाई करे। केंद्र सरकार उस समय कहीं ना कहीं फेल हुई है और सारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस समय लोग मरे। सर डीडीएमए की जो मीटिंग हुई जिसकी एलजी ने अध्यक्षता की, उसमें सरकार चाहती थी कि मार्केट्स खोली जाए, लेकिन उस पर जो है वो आम राय नहीं बनी, और एलजी साहब ने उसको मना कर दिया कि अभी मार्केट्स खोलने का टाइम नहीं है। देखिए, मैंने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको अपने दुकान में काम करने वाले मुनीम की, मजदूर की तनख्वाह देनी होती है, अपने घर का गुजारा चलाना होता है, कोई बैंक का ब्याज है उसकी किस्त अदा करनी होती है, जीएसटी टाइम पे भरना होता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, किराए देने पड़ते हैं। तो ऐसे के अंदर बहुत समस्याएं हैं उन मिडिल क्लास दुकानदार की। उनकी राहत के लिए दिल्ली सरकार ने सोचा था कि कुछ खुलना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो सरकार ने अलाउ कर दी, परंतु डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने जो एलजी की अध्यक्षता के अंदर चल रही थी, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें नहीं खोली गई। तो कंस्ट्रक्शन आगे कैसे बढ़े? इंडस्ट्री तो खोल दी, मगर इंडस्ट्री का माल बिकने के लिए दुकानें नहीं खोली गई। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है और मैं समझता हूँ कि जल्द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी, इसको रिव्यू किया जाएगा और दिल्ली थोड़ा सा और खुलेगी। तो सर दिल्ली सरकार की तरफ से जो आपने बोला कि ये क्योंकि एक जगह खोल दी, एक दूसरे से डिपेंडेंट है सारी चीज़ें, तो ऐसे में दूसरी चीज़ नहीं खोली गई, तो ये आम आदमी पार्टी ने वहाँ पॉइंट्स रखे वाले कि ये हाँ, दिल्ली सरकार ने तो पहले, आपने खुद अपने सवाल के अंदर भी ये बताया था कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि कुछ दुकानें कुछ समय के लिए खुलनी चाहिए और ओडी 1 करें या सुबह शाम का समय करें या अल्टरनेटिव डे की बात करें, परंतु कोई रास्ता निकलना चाहिए था जिससे अर्थव्यवस्था भी चल सके और कोरोना का बहरा जा सके। सर 36% और अब 1.5%, बहुत एक तरह से कहा जाए जल्दी दिल्ली ने कोरोना केसेस को कंट्रोल में किया। किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? हाँ, मैं कहूँगा कि 33% था जो हाईएस्ट रेट यहाँ पे गया और आज 1.1% है। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी का सूझबूझ, चंद्र जैन जी की
काम करने की शैली और दिल्ली की कैबिनेट जिस प्रकार दिन रात लग के मेहनत से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर कोरोना की लड़ाई को लड़ रही थी, किस कोरोना को रोकने के लिए जो इंजाम दे रही थी, वो काबिल तारीफ है। और मैं सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम को देना चाहूँगा। सर आखिरी सवाल, ब्लैक फंगस को लेकर जो है महामारी इसको घोषित कर दिया गया है। कोरोना एक तरफ दहलीज पर अभी गया नहीं है और थर्ड वेव भी आ सकती है, और ऐसे में ब्लैक फंगस आ गया है। ब्लैक फंगस की मेडिसिन्स की अभी बड़ी भारी कमी है। ब्लैक फंगस बड़ी गंभीर बीमारी है। यहाँ तक भी कहा गया कि वाइट फंगस और येलो फंगस के केस भी देखने को मिले, परंतु ज़्यादातर केसेस ब्लैक फंगस के देखने को मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्द इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। सर लेकिन इस पर भी आप केंद्र सरकार पर डिपेंड है, क्योंकि मेडिसिन जो हैं आपने केंद्र सरकार को ही प्रोवाइड करनी है, और ऐसे में खुद सत्येंद्र जैन का भी कहना था कि 300 से 400 इंजेक्शन रोजाना दिए जा रहे हैं, जबकि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं और ऐसे में एक पेशेंट को 5 से 6 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इन मेडिसिन्स के ऊपर उनकी प्राइस कंट्रोल करने का अधिकार, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने का, कम करने का अधिकार, ये सारे केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार को इसके लिए अलग से एक मंत्री की ड्यूटी लगा के थोड़ी तेजी करानी चाहिए, ताकि सभी लोगों को मेडिसिन मिल सके और मेडिसिन के अभाव में लोग ना मरें। धन्यवाद जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद ने डिटेल में बात की और बताया किस तरह से दिल्ली सरकार की प्लानिंग है, कोरोना को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर जो हाहाकार मचा उस पर भी सरकार का स्टैंड क्लियर किया। साथ साथ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने जो बात एक तरह से बयान दिया, उस पर भी आम आदमी पार्टी ने उनको आड़े हाथों लिया और तमाम सवाल खड़े किए। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.